नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। दक्षिण भारत के लिए भारतीय जनता पार्टी 3 pronged स्ट्रेटजी पर काम कर रही है, यानी तिहरी उसकी रणनीति है, त्रिकोणीय रणनीति है जिस पर वो काम कर रही है, जिसका पहला, दूसरा, तीसरा तीनों रणनीतियों पर एक साथ काम हो रहा है। पहली रणनीति है ऑर्गेनिक ग्रोथ कि पार्टी जो है अपने आधार पर, अपनी जड़ों से धीरे धीरे आगे बढ़े, नेतृत्व विकसित किया जाए राज्य में, जिले से मतलब ब्लॉक स्तर से शुरू करके राज्य स्तर तक का। उसके अलावा दूसरी स्ट्रेटजी है इनऑर्गेनिक ग्रोथ की, जिसमें दूसरे दलों से समान विचारधारा के लोगों को लाया जाए। इसके लिए मैंने पहले भी बताया था आपको, एक बीजेपी ने पोचिंग कमेटी बना रखी है। जो पोचिंग कमेटी अलग अलग राज्यों में ऐसे लोगों पर नज़र रखती है जो उसकी विचारधारा से 50, 60, 70% सहमत हों, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड हो पुराना जो है उनकी राजनीति का, वो मेल खाता हो बीजेपी की नीतियों से। बीजेपी के उस तरह से विरोध करने वाले या बीजेपी से, आरएसएस से नफरत करने वाले ना हो, ऐसे लोगों पर नज़र रहती है। और ये देखती रहती है पार्टी कि वो अपनी पार्टी में, अपने संगठन में अगर असंतुष्ट हैं, अगर वहाँ से निकलना चाहते हैं, अगर वो वहाँ से निकलने का रास्ता खोज रहे हैं, तो ऐसे लोगों से संपर्क किया जाए, उन्हें अपनी पार्टी में लाने की कोशिश किया जाए। तो पहली तो ऑर्गेनिक ग्रोथ का जो है की स्ट्रेटजी है, दूसरी इनऑर्गेनिक ग्रोथ की, क्योंकि कम समय में अगर आपको ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना है तो इन दोनों पर काम करना पड़ता है। लेकिन ये स्ट्रेटजी पूरे देश में समान रूप से लागू होती है, ये केवल साउथ स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन साउथ स्पेसिफिक अगर आप कहें तो बीजेपी ने एक नई रणनीति शुरू की है। हालांकि पश्चिम बंगाल में या एक आध और राज्यों में इसको छोटे स्तर पर जो है कोशिश हो चुकी है लागू करने की। वो है सॉफ्ट पावर के साथ, यानी सॉफ्ट पावर के साथ अपना समन्वय, सामंजस्य स्थापित करना, ऐसे लोगों की पहचान करना जो, फिर कह रहा हूँ कि जो वैचारिक रूप से करीब दिखते हों। अभी पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद के दौरे पर थे। वहाँ पार्टी का कार्यक्रम था, एक बहुत बड़ी रैली उनको संबोधित करनी थी। उसके बाद उनकी मुलाकात हुई जूनियर एनटीआर से। अब थोड़ा जूनियर एनटीआर के बारे में जान लीजिए। जूनियर एनटीआर अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और तेलुगु सिनेमा के सबसे बड़े स्टार, सुपरस्टार रहे, एनटी रामा राव के ग्रैंडसन हैं। तो एक तो वो परिवार की लिगेसी है। उसके अलावा अभी हाल ही में RRR ये फिल्म जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई है, उसके नायक रहे। उस नाते भी उनकी प्रसिद्धि, उनकी जो है कीर्ति जो है इस समय तेलुगु सिनेमा से बाहर पूरे फिल्म वर्ल्ड में, भारत में जो है वो फैल रही है। तीसरी बात, 2009 के बाद से उन्होंने तेलुगु देशम के लिए चुनाव प्रचार करना बंद कर दिया, तो एक तरह से राजनीति से अलग हो गए। ऐसे में उनका अमित शाह से मिलना ये कोई सामान्य घटना नहीं है। और सामान्य घटना इसलिए भी नहीं है कि उनको और अमित शाह की मुलाकात कराने वाले जो शख्स हैं उनके बारे में जानना थोड़ा और ज़रूरी है। तो उसको जानने के लिए आपको एक और शख्स को जानना पड़ेगा। उनका नाम है विजयेंद्र प्रसाद। ये पटकथा लेखक हैं, फिल्मों के लिए पटकथा लिखते हैं, डायलॉग लिखते हैं। इन्होंने RRR और बाहुबली की पटकथा लिखी है। उससे पूरे देश में उनके बारे में चर्चा है, उनका नाम है। उससे पहले भी वो जाने जाते हैं। वो दक्षिण भारतीय सिनेमा में उनका नाम किसी से जो है छिपा नहीं है। वो हाल ही में नागपुर गए थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय, वहाँ लोगों से मिले, बातचीत की। उसके बाद उनका आरएसएस के बारे में नज़रिया बदल गया। उन्होंने कहा कि मेरी जो धारणा थी संघ के बारे में वो पूरी तरह से बदल गई। तो केवल उन्होंने ये बयान देने के लिए कि गए थे शिष्टाचारवश ऐसा बोल दिया, ऐसा नहीं है। उन्होंने आगे जो बात कही, उन्होंने कहा कि वो आरएसएस ने जो समाज के लिए रचनात्मक काम किए हैं, उसमें जो भूमिका निभाई है, उस पर फिल्म बनाना चाहते हैं।
अब आरएसएस पर फिल्म बनाना, ऐसा व्यक्ति बोले जिसका कभी आरएसएस से कोई नाता ना रहा हो, तो ये महत्वपूर्ण बात है। और उससे ज़्यादा भी इसका महत्व बढ़ जाता है कि वो दक्षिण भारतीय सिनेमा से जुड़ा हुआ बड़ी शख्सियत अगर हो। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को और संघ को दक्षिण भारत में अपने को स्थापित करने में और ज़्यादा मदद, और ज़्यादा कम समय में जो है स्थापित करने में मदद मिलेगी। तो ऐसा नहीं कि संघ और भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में बिल्कुल जो है अनजान है, लेकिन अभी कर्नाटक के अलावा और धीरे धीरे अब जो है तेलंगाना में उसका जनाधार बढ़ रहा है, बाकी राज्यों में उसकी राजनीतिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जनाधार बहुत कोई बड़ा जनाधार नहीं है। बीजेपी की कोशिश है कि उसको सही मायने में अगर एक अखिल भारतीय पार्टी बनना है, नेशनल पार्टी बनना है, तो दक्षिण में भी उसका वैसा ही दबदबा होना चाहिए, वैसा ही जनाधार होना चाहिए जैसा उत्तर, पूर्व और पश्चिम में है। ऐसे में दक्षिण में पांव पसारने के लिए बीजेपी ने सॉफ्ट पावर को चुना है। और विजेंद्र प्रसाद की एक और पहचान है, और उनकी पहचान है दक्षिण भारतीय सिनेमा के बड़े निर्देशक राजामौली, उनके पिता हैं वो। तो एक बड़े फिल्मी परिवार से, फिल्म जगत से बीजेपी का नाता जुड़ रहा है। और विजेंद्र प्रसाद ने मदद की, उन्होंने पहल की, जिससे एनटीआर और अमित शाह की मुलाकात हुई। इसलिए इस मुलाकात के महत्व को और ज़्यादा समझिए। आने वाले दिनों में ऐसे लोगों से और मुलाकात कराई जाएगी, न केवल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, बल्कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। तो इस जो है ये संपर्क को विस्तार देना चाहती है बीजेपी फिल्म, संगीत, कला और खेल से जुड़ी पर्सनैलिटीज, जो स्टार पावर है, उससे अपने को जोड़ना चाहती है। तो तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन 3 राज्यों में पार्टी के विस्तार के लिए भाजपा की नज़र इस सॉफ्ट पावर पर है, और इस सॉफ्ट पावर से उसका जुड़ाव बढ़ रहा है। अब सवाल यह है कि क्यों कर रही है बीजेपी ऐसा। एक और तेलुगु सिनेमा के स्टार हैं प्रभु, वो भी बाहुबली से ही उभरे हैं, और उनका परिवार भारतीय जनता पार्टी के लिए अनजान नहीं है, या वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अनजान नहीं है, क्योंकि उनके ताऊ जी 1998 में आंध्र प्रदेश की काकीनाडा लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। तो ये राजनीतिक परिवार है जिससे बीजेपी का पुराना जुड़ाव रहा है। मैंने जो पहले सवाल उठाया था कि बीजेपी तेलुगु और तमिल से, तेलुगु की बात करते हैं तो उसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना दोनों आ जाता है, क्योंकि दोनों राज्य तेलुगु भाषी हैं। और तमिल सिनेमा के लोगों से क्यों जुड़ रही है, क्यों? खुशबू सुंदर कांग्रेस में थी, तमिलनाडु की फिल्म एक्ट्रेस, वो अब बीजेपी में आ गई हैं। तो ऐसे लोग भी जुड़ रहे हैं। 2-3 कारण हैं। एक, अभी हाल में एक फिल्म आई है कार्तिकेय 2, ये भगवान कृष्ण के जीवन पर बनी है। दक्षिण भारत में जो लोग, धार्मिक लोग हैं, वो ज़्यादातर विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। वो उनको जो है पद्मनाभ के रूप में देखते हैं, उनको वेंकटेश्वर के रूप में देखते हैं, इन रूपों में उनकी पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण की पूजा का बहुत बड़ा कोई वहाँ पर ऐसा आधार हो, ऐसा दिखता नहीं। केवल गुरुवायूर मंदिर है केरल में जो भगवान कृष्ण का है, उसके अलावा जो है भगवान कृष्ण की पूजा होती नहीं। लेकिन उस फिल्म की सुपर डुपर सफलता से बीजेपी और बहुत से लोगों के कान खड़े हुए हैं कि एक बदलाव आ रहा है। उसके अलावा दक्षिण भारतीय फिल्मों में भारतीय कला, संस्कृति और धर्म जब कह रहा हूँ तो सनातन धर्म ही, बाकी तो मजहब हैं। सनातन धर्म जो है उसके बारे में कैरेक्टर होते हैं, कहानी होती है, पटकथा होती है और बहुत स्वीकार की जाती है। एन.टी. रामाराव को अगर आप याद करें तो उनके ज़्यादातर कैरेक्टर जो है वो किसी न किसी भगवान का रूप रहे हैं। तो धार्मिक कैरेक्टर को अपनाने और उसकी सफलता इसका आधार बना हुआ है। दूसरा, दक्षिण भारत में फिल्मों और फिल्म स्टार्स का राजनीति पर बहुत असर पड़ता रहा है। उसकी वजह है, सबसे बड़ी वजह तो यही है कि वो फिल्में जो बनाते हैं और उसमें जो
नायक होते हैं, नायिकाएं होती हैं, वो ज़्यादातर सामाजिक सरोकार के मुद्दे उठाते हैं, भारतीय संस्कृति के मुद्दे उठाते हैं और सनातन धर्म के मुद्दे उठाते हैं। उन विषयों पर फिल्म बनती है और वो सफल होती है, तो उसका असर एक निश्चित रूप से होता है। बीजेपी को लगता है ये जो सॉफ्ट पावर है और उसका हिंदुत्व और राष्ट्रवाद, इन दोनों का सम्मिलन हो सकता है, इन दोनों में समायोजन हो सकता है और इसका केवल राजनीतिक फ़ायदा तत्काल कोई नहीं होने वाला है, ये धीरे धीरे होगा। उस समाज में भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की पैठ बढ़ेगी और सबसे ज़्यादा स्वीकार्यता बढ़ेगी। उसका असर उसके बाद दिखाई देगा राजनीति पर। फिर उनको, इन नायकों को और इन फिल्म बनाने वाले निर्देशकों, लेखकों को के जो फॉलोअर हैं, उनके मन में भी परिवर्तन की शुरुआत होगी। तब भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से ये फ़ायदे का सौदा होगा। लेकिन ये लंबी प्रक्रिया है, कोई 1 दिन 2 दिन या महीने 2 महीने में नहीं पूरी होने वाली है। लेकिन ये जो 3 pronged स्ट्रेटजी है भारतीय जनता पार्टी की, वो इस प्रक्रिया को तेज करेगी और ये जो सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल है, ये एक तरह से कैटलिस्ट का काम करेगी। उस प्रक्रिया को तेज़ करने का काम, उस प्रक्रिया में जितना समय स्वाभाविक रूप से लगता, उससे कम समय में उसको पूरा करने की। तो ऐसे में बीजेपी की ये जो सॉफ्ट पावर इस्तेमाल करने की रणनीति है, ये कोई अचानक बनी हुई या किसी फिल्म की सफलता के बाद बनी हुई रणनीति नहीं है। ये बड़ी सोची समझी और दूरगामी रणनीति है। किसी भी समाज में अपनी स्वीकार्यता, पैठ बढ़ाने का रास्ता यही है। जब आप सामाजिक परिवार में, सांस्कृतिक परिवार में स्वीकार्य हो जाते हैं, तो राजनीतिक रूप से आपकी स्वीकार्यता होने में आसानी हो जाती है। इसी रणनीति पर बीजेपी चल रही है। उसको आने वाले समय में कितनी कामयाबी मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, कम मिलेगी, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसका कोई नुकसान होगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ये निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि नुकसान नहीं होने वाला है। फ़ायदे की मात्रा अलग अलग हो सकती, किसी राज्य में ज़्यादा, किसी राज्य में कम, किसी राज्य में जल्दी, किसी राज्य में थोड़ा ज़्यादा समय लगाकर। लेकिन ये स्ट्रेटजी जो है वो कामयाब होगी, इसमें कोई शक नहीं लग रहा है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।